नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गुंडागर्दी और दादागिरी करने वालों की अब नहीं खैर, गुंडागर्दी और दादागिरी करने वालों को सबक सिखाने की जिला पुलिस अधीक्षक की चेतावनी। दादागिरी व गुंडागर्दी करने वालों से शहर के नागरिक परेशान, दादागिरी और गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की लोगों की मांग। वाशिम शहर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस अधिकारी का निलंबन, पुलिस अधिकारी की जांच करेंगे उपविभागीय पुलिस अधिकारी। जिलाधिकारी कार्यालय में जनगणना क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, मास्टर ट्रिमर की ओर से क्षेत्रीय प्रशिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को दिन दहाड़े शहर के श्रद्धानगर व कौलखेड़ में 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले सभी 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों की पुलिस ने परिसर से बारात भी निकाली थी। चाहे आरोपी कोई भी हो, उसे पुलिस नहीं बख्शेगी, ऐसी सख्त चेतावनी जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक ने दी। शहर के कौलखेड़ के अलावा खड़की परिसर के विभिन्न इलाकों में गुंडागर्दी करते हुए 3 युवकों पर कातिलाना हमला करने वाले तांडव गैंग के 9 सदस्यों को दबोचने में पुलिस कामयाब रही। इन सभी आरोपियों को रविवार दोपहर बाद कौलखेड़ एवं खड़की परिसर से लाया गया, जहां उनकी बारात निकाली गई। रस्सी से एक दूसरे से बांधे गए आरोपियों ने हाथ जोड़कर नागरिकों से अपने किए पर माफी मांगते हुए अकोला पुलिस ऐसी गुंडागर्दी करने वालों की क्या हैसियत रखती है, इसका सबूत दिया। सभी आरोपियों को 8 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के न्यायालय ने आदेश दिए। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक पुलिस, अकोला पुलिस, मानस पुलिस, अकोला पुलिस, फायदे में रहोगे। एक अकोला जिल्हा, कायद्याचा जिल्हा, अकोला जिल्हा, कायद्याचा जिल्हा, अकोला जिल्हा, कायद्याचा जिल्हा। डबल गुन्हा पुन्हा होणार नाही। गलती नाही, गलती नाही तर डबल माफ नहीं करा। बताया गया कि इन आरोपियों में कुछ आरोपी नाबालिग है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग आरोपियों के अभिभावकों को सूचना देकर पूछताछ के लिए पुलिस थाना बुलाया जाएगा। आरोपियों के नाबालिग होने के बावजूद किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में उन्हें वयस्क के रूप में अभियोजित करने का अनुरोध किया जाएगा। आरोपी चाहे कोई भी हो, उसकी गुंडागर्दी व दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी नागरिक को चाकू की एक खरोच भी आती है तो पुलिस इस आरोपी को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी 7 पीढ़ियां उसे याद रखेगी। गुंडागर्दी और दादागिरी करने के बजाय युवक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना करियर बनाए। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी अपील जिला पुलिस अधीक्षक ने करते हुए सभी गुंडागर्दी और दादागिरी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी, ऐसा सख्त इशारा जिला पुलिस अधीक्षक ने दिया। हाँ, जो ये अभी कल कौलखेड़ में प्रकरण हुआ था जिसमें 2-3 लोगों पे वार किया गया था, उसमें हमने 8 घंटे में सब आरोपियों को उठाया था। तो उसमें 3 जुवेनाइल्स शामिल थे। जुवेनाइल्स जो 18 के नीचे रहते हैं उनको एक लॉ में स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है। बट अगर कोई जुवेनाइल ऐसी हरकत कर रहा है, चाकू लेके फिर रहा है या मारन कर रहा है, इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमने इनके जो माता पिता है इनको भी नोटिस दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये लोग भी शामिल होंगे। उनसे हम एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं कि उनपे कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि एक 18 के नीचे जो बच्चा रहता है, माता पिता की भी जवाबदारी रहती है। दूसरा, जो नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट आया है, हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपील करने वाले हैं इनको एज एडल्ट्स ट्रीट करने का, क्योंकि ये हीनियस ऑफेंसेस कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मर्डर कर रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, तो ये एक हीनियस ऑफेंस होता है। तो इसमें 16 से 18 के ऐसे बच्चे जो ये काम करेंगे उनको एज अडल्ट्स ट्रीट किया जाएगा, तो उनको कोई भी प्रोटेक्शन कानून का मिलेगा नहीं अगर ये ऐसे हीनियस ऑफेंसेस करते हैं। और मुझे ऐसे लोगों को या ऐसे जो बच्चे हैं 16, 17, 18, मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि अपने करियर पे ध्यान दे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे आदमी बने, क्योंकि अगर ये राह पे वो निकल गए तो फिर वो है और हम हैं, उनके पूरे 7 पीढ़ी याद रखेगी क्या क्या कार्रवाई उन पे हो रही है। और जो भी अगर ऐसा सोचता है कि रास्ते पे अगर वो चाकू लेके घूम रहा है, तो हमने एक क्लियर एक पॉलिसी हमारा बनाया हुआ है।
अगर कोई भी चाकू लेके दिखा और अगर चाकू से थोड़ा सा भी किसी को कट भी लगा तो हम लोग सीधा इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस लगा के इनको अंदर डालने वाले हैं और एक नहीं दो गुने दाखिल होंगे और उसके बाद एमपीडीए में 1-1 2-2 साल के लिए अंदर जाएंगे। तो मुझे इनको सबको यही बोलना है कि ये सब छोड़ के अच्छी राह पे जाएं, अच्छा काम करे, अच्छा जॉब करे, अच्छा कमाए, अपने घर को अच्छा करे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बनाए। अगर गुनेगारी के क्षेत्र में इनको आना है तो फिर उनको अकोला पुलिस सही राह दिखाएगी और उनका ठीक पूरा करियर खत्म होगा, उनके परिवार को भी परेशानी होगी। तो ये जो रास्ता है ये ना ही चुने तो बेहतर है। शहर के कोलखेड़ परिसर में दिन दहाड़े 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अकोला में इन दिनों हर गली मोहल्ले में गुंडागर्दी और दादागिरी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इन गुंडागर्दी करने वालों पर पुलिस ने अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। शहर के कोलखेड़ परिसर में शनिवार को दिन दहाड़े 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने परिसर में बारात निकाली। गुंडागर्दी व दादागिरी करने वालों को शहर के नागरिक विरोध कर रहे हैं। गुंडागर्दी और दादागिरी करने वालों पर और अधिक कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा शहर के नागरिकों ने व्यक्त की। देखते हैं हमारे प्रतिनिधि विक्रम शर्मा की विशेष रिपोर्ट। युवा पिढी जी आहे ती थोडा दादागिरीमध्ये होत आहे, डॉन बनायचं आहे त्यांना असं वाटतंय। कौलखेडला जी घटना झाली त्याच पद्धतीची झालेली आहे, काय वाटतं आपल्याला? हे जास्त प्रभाव याचा सोशल मीडियामुळे होऊ राहिला आहे और घरच्यांचा जास्त मुलांवर जास्त लक्ष नाही आहे, त्याच्यामुळे आणि सोशल मीडिया एवढा प्रभावी झाला यावेळी की बिलकुल प्रत्येक मुलगा वाटते की आम्ही डाऊनच हिरोच आहोत। त्याच्यामुळे मग ते असे कृत्य करतात, मग लोकांना त्रास होते, त्या त्रास होते त्यानंतर पोलीस कारवाई होते, मग आपलं आयुष्य खराब करून घेतात। हे जे मुलं असं करतात त्याच्यामुळे आईमुळे त्रास होते, साहजिक आहे, त्यांचे मुलं आहे, त्याचा परिणाम त्यांच्यावर कुठं ना कुठं पडणारच आहे। मुलं आई वडिलांनी असे कोणत्याच आई वडील विचार नाही करत की आपले परत झाले नाही पाहिजे, पण आजकाल जे मुलं आता सोशल मीडिया हे एवढा प्रभावी झाला की 2 मिनिटात त्याला वाटते की आपण कायच आहोत। तसं नाही केलं पाहिजे। बाकी जे आता जे कॉलेजमधले पोरं आहे जास्तीत जास्त तेच पोरं हे दादागिरी हे ते सुरू करत आहे आणि त्यांचं वय नाही आहे, ते त्यांना सध्या शिकायचं आहे, हे आहे, समोर फ्युचर आहे, दादागिरीमध्ये जास्त काही पडलेलं नाही आहे। कारण तुम्ही दादा बनणार, मग नंतर अजून मग नंतर तुम्ही स्वतः जेलमध्ये जाणार, तुमचा FIR लागल्यानंतर तुमचंच मग नंतर फ्युचर खराब होणार, हे ते होणार, मग तुमच्यासाठी हानिकारक आहे। हो, आईवडिलांना सुद्धा त्रास होणार आहे, ते खरं आहे, पण त्याच्यासाठी आता हे पोरं दादागिरी सोडणार नाही ना, ते तो होणार नहीं। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर वही सही से नहीं चलेंगे तो अभी आगे जाके उनके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर वो अभी सही से चलेंगे तो आगे जाके उनके बच्चे को अच्छी सीख मिलेगी। अभी अगर वो सही से चलेंगे तो आगे भी सही रहेगा। अभी वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी वो अपने माँ बाप के ख्याल नहीं रख रहे, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका कैसे ख्याल रखेंगे? ये बात थोड़ी उनको सोचनी चाहिए। देखिए, एक तो शिक्षा नहीं मिलती है उनको बचपन से, जो भी रहता है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहता है, और दूसरी बात बोले तो बेरोज़गारी। अब हर कोई चाहता है कि मैं चंद दिनों में लखपति बन जाऊँ, बस वही होड़ में सब लगे हैं। तो आपको लगता है पैसे के लिए? बस पैसा और दूसरा है क्या? देखिए, कदम तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जो बचपने से जो अपने संस्कार जो होते हैं वो देना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर ही पूरा निर्भर होता है। अब देखिए, बाहर क्या कर रहा है बच्चा तो किसको पता नहीं होता है, पर फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो घर पे जो सिखाया जाता है वो बच्चे के ख्याल में आता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो घर पे ही पूरा डिपेंड होता है जो भी होता है। हे कसं मुळात आई वडिलांनीच लक्ष दिलं पाहिजे आपल्या आपल्या मुलांवर। त्याच्यामुळं कसं आई वडिलांचाच प्रोत्साहन राहते, आमचा मुलगा वकील झाला पाहिजे, असंच राहते, बाकी काही नाही। जे मुलं असे करतात त्यांना काय संदेश देऊ इच्छिता आपण? गुन्हेगारीकडे वळू नका बा, चांगलं जीवन जगा, कामधंदे करा, घरच्यांना चांगलं ठेवा, आपण सुरक्षित राहा। वाशिम शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत और हमेशा विवादास्पद रहने वाले PSI सुनील गिरी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अनुज तारे ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से वाशिम पुलिस बल में हड़कंप मच गया है। वाशिम शहर पुलिस स्टेशन में आने के बाद से ही हमेशा विवादों में रहने वाले PSI सुनील गिरी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को कई शिकायतें मिली थी। इनमें से कुछ शिकायतें बहुत गंभीर बताई जा रही हैं।
इसी के चलते तुरंत कार्रवाई करते हुए पीएसआई गिरी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच मंगरुलपीर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद ही साफ होगा। पीएसआई सुनील गिरी के खिलाफ अचानक निलंबन की कार्रवाई के बाद वाशिम जिला पुलिस बल में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सबकी निगाहें मंगरुलपीर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। वाशिम शहर पोलीस स्टेशनला एक PSI यांच्याविरुद्ध आम्हाला काही कंप्लेंट्स प्राप्त झाल्या होत्या. काही त्याच्यामध्ये गंभीर आरोप होते. त्याच्यामुळे त्यांना तात्पुरतं निलंबित करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी ही SDPO मंगरुळपीर यांच्याकडे सुरू आहे. चौकशीअंती जे काही डिसिजन होईल त्या बेसिसवर त्यांना यथायोग्य पनिशमेंट देणार. PSI सुनील गिरी म्हणून आहेत वाशिम शहरचे. जनगणना क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आज नियोजन भवन में शुभारंभ हुआ। जनगणना के काम के लिए 3000 से ज्यादा मनुष्य बल की जरूरत होगी और उसी हिसाब से नियुक्तियां भी कर दी गई हैं और प्रशिक्षण सत्र भी शुरू हो गए हैं। जनगणना संचालनालय महाराष्ट्र व जिलाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 2027 क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ हुआ। निवासी उपजिलाधिकारी तथा जिला जनगणना अधिकारी गजेंद्र माल्ठाने, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले, बालापुर तहसीलदार वैभव फरतारे, महापालिका के उपायुक्त दिलीप जाधव, अधीक्षक श्याम धनमने और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर की ओर से क्षेत्रीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद क्षेत्रीय प्रशिक्षक यह तहसील में प्रगणक व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। सभी तहसीलों में यह प्रशिक्षण सत्र 27 से 8 अप्रैल के बीच होंगे। जिले के सभी तालुका नगर पंचायत क्षेत्र में जनगणना के लिए 2646 प्रगणक और 444 पर्यवेक्षक काम करेंगे। भारतीय डाक विभाग अब बदल रहा है और युवाओं से जुड़ने के लिए तैयार है। आज अकोला जिले के माथे पर सम्मान का ताज सजा है। शहर के पहले JNG पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कृषिनगर पोस्ट ऑफिस में शानदार तरीके से संपन्न हुआ। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए अकोला पोस्ट विभाग आज एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है। इस खास पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन PKV के वाइस चांसलर डॉक्टर शरद गडाख ने किया। इस मौके पर नागपुर के डाक सेवा संचालक डॉक्टर सुधीर जाखेरे और कृषि अधिष्ठाता डॉक्टर संजय भोयर मौजूद थे। यह पोस्ट ऑफिस सिर्फ पोस्टल एक्सचेंज का सेंटर नहीं है, यह एक ऐसा हब होगा जो युवाओं की क्रिएटिविटी को मौका देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन और म्यूरल खुद कृषि विद्यापीठ के छात्रों ने बनाए हैं। जैसे ही आप इस ऑफिस में प्रवेश करेंगे, आपको किसी पारंपरिक सरकारी ऑफिस का नहीं बल्कि एक मॉडर्न कैफे का अनुभव मिलेगा। पूरा परिसर एक फ्री वाईफाई जोन है, कैफेटेरिया स्टाइल में बैठने की व्यवस्था और एक छोटी लाइब्रेरी भी यहाँ है। गाने सुनने के लिए एक खास एयर कंडीशन म्यूजिक रूम बनाया गया है। ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स की जानकारी देने के लिए एक खास सेक्शन कार्यान्वित किया गया है। QR आधारित सेवा वितरण और आधार अपडेट को आसान बनाया गया है। यामध्ये JNG बद्दल पोस्ट ऑफिसचं स्मार्ट पोस्ट ऑफिसचं आज या ठिकाणी आपल्या PDQच्या कॅम्पसमध्ये या शाखेचं उद्घाटन होत आहे। ही शाखा पूर्वीपासूनच चालू होती आणि आज त्याला एक स्मार्ट याच्यामध्ये निर्णय घेतला की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सर्व पोस्ट ऑफिसेस स्मार्ट पोस्ट ऑफिस बनवायचे आणि त्या दृष्टीनं आमच्या या कॅम्पसमधल्या या पोस्ट ऑफिसचं निवड ज्यांनी केली त्याबद्दल मी या पोस्ट ऑफिसचे जी यंत्रणा आहे त्यांना मी धन्यवाद देतो। आणि जो विश्वास पोस्ट ऑफिसवर आहे जनतेचा, त्या विश्वासानं जर आपण या ठिकाणी आता पूर्वीच्या काळामध्ये आपण पाहतो की कम्युनिकेशनचं साधन असेल, आर्थिक व्यवहाराचं साधन असेल तर पोस्ट ऑफिस होतं आणि त्याची आपण आतुरतेने वाट बघत होतो। पोस्ट ऑफिस म्हणजे गावाचा आत्मा होता असं म्हणलं तर चालेल। कम्युनिकेशनमध्ये कुठं काही त्याला लागलं तर पोस्ट ऑफिसमधून ते मदत मिळायची आणि आज आपण त्यामध्ये याच्यामध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून मोबाईलच्या माध्यमातून सगळं जग बदलतं आहे। पैशाचे व्यवहारसुद्धा आता याच्या ई पद्धतीनं होत आहेत। तर त्या दृष्टीनं या पोस्ट ऑफिसमधून जर आता हे बदलत्या याच्यामध्ये आपण जर त्याच्यामध्ये बदललं गेलो तर केंद्र सरकारने या ठिकाणी निर्णय चांगला घेतला। प्रत्येक गावामध्ये पोस्ट ऑफिस आहे, पोस्टमन आहे
आणि ही यंत्रणा जर आपण चांगल्या प्रकारे वापरू शकलो तर एक चांगल्या प्रकारे प्रायव्हेट ज्या एजन्सी आता पुढे आल्यात त्याला स्पर्धा होऊन त्यामध्ये एक विश्वासार्ह असणारं पोस्ट ऑफिस हे आपल्या भविष्यकाळामध्ये चांगलं काम करू शकेल असा विश्वास मला वाटतो. धन्यवाद. भारतीय टपाल विभागाद्वारे नागपूर रिजनमध्ये आम्ही आपलं दुसरं जेन झी पोस्ट ऑफिस सुरू करत आहोत. याच्या अगोदर नागपूर VNITमध्ये आम्ही पहिलं आमचं जेन झी पोस्ट ऑफिस सुरू केलं आणि हा दुसरं आमचं प्रपोजल होतं. जेन झी पोस्ट ऑफिस एक विचार आहे ज्याच्याद्वारे आम्ही जी नवीन पिढी आहे, नवीन न्यू जनरेशन आहे, जे विद्यार्थी युनिव्हर्सिटीजमध्ये आहे शिक्षण घेत आहेत किंवा त्यांच्यासाठी वित्तीय सेवा, टपाल सेवा आणि इतर सेवा जे लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच्यासाठी आम्ही एक अत्याधुनिक सेवा पुरवणारं पोस्ट ऑफिस इथे उघडत आहोत. या पोस्ट ऑफिसचं आउटलुक, त्याचं गेटअप, त्याचं ॲम्बियन्स आम्ही असं ठेवलेलं आहे की जे नवीन पिढी आहे त्याला आम्ही आकर्षित करायची इच्छा ठेवतो. या व्यतिरिक्त त्यांचे कसल्याही प्रकारचे ज्या नवीन सेवा जे पुरवायचे आहेत आम्हाला, जे प्रकारचे वेगवेगळ्या वित्तीय सेवा आहेत, त्यांना बचत सेवा काय आवश्यक असतील त्याच्यासाठी पण इथे आम्ही सेवा देत आहोत. या व्यतिरिक्त जेव्हा ते कुठे दुसऱ्या जागी शिफ्ट होत आहेत किंवा त्यांचं कुठलंही पार्सल देशात किंवा परदेशात पाठवायचं आहे ती सेवा आम्ही पुरवणार आहोत इथे. या व्यतिरिक्त आम्हाला इथे एक सेंटर बनवायचं आहे जिथे कृषी आधारित लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना काय काम करायचं असेल, काय संशोधन करायचं असेल त्याच्यासाठी पण आम्ही त्यांना मदत द्यायला तयार आहोत. पुढे जाऊन आम्हाला अपेक्षा आहे की युनिव्हर्सिटीच्या जे अधिकारी वर्ग असेल त्यांच्यावर बसून आम्ही जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी विशेष पाठ्यक्रम आणि उपक्रमांमध्ये आम्ही सहयोग देणार आहोत, ज्याद्वारे ॲग्री बेस कृषी आधारित जे लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आहेत याच्यासाठी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स, प्रॅक्टिकल लर्निंगसाठी आणि आम्ही ज्याला म्हणतो एक्सपिरियन्शियल लर्निंग प्रोग्राम इथे आम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहोत, ज्याद्वारे मुलांना नवीन उद्योजकता, ग्रामीण भागामध्ये कसं काय तुम्ही लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस सुधारू शकता याच्याबद्दल अधिकाधिक संशोधन इथून करता येईल. खूप खूप धन्यवाद सर. RRC न्यूज़मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. इस समारोह में प्रवर डाकपाल संगीता रट्टे सर, डाकघर उप अधीक्षक नरेश शिंदे, डाकघर सहायक गणेश सोनूने, वाशिम के असिस्टेंट पोस्टमास्टर प्रवीण चंद्रपंत, वाशिम के सहायक अधीक्षक नीलेश वायल, अकोला के डाक निरीक्षक किरण विश्वकर्मा और डाक विभाग के कई दूसरे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. मुंबई, नागपुर और दिल्ली के बाद अब यह सर्विस अकोला में भी शुरू हो गई है. यह देख शहर के नागरिकों ने कहा है कि डाक विभाग में अब सच में डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है. अकोला शहर में ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में प्रसिद्ध राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ बड़ी संख्या मिले ऐसा आह्वान अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. शहर के तापड़िया नगर परिसर स्थित मोहन भाजी भंडार के समीपस्थ राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को रुग्ण सेवा में 25 साल पूरे हो गए हैं. इस 25 वर्ष में हजारों मरीज यहां उपचार लेकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं. राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग एवं मधुमेह तज्ञ डॉक्टर उदित लड्डा, नेत्र रोग एवं रेटिना तज्ञ डॉक्टर निशा लड्डा, अस्थि रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर सुशांत लड्डा, मूत्र रोग शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप लड्डा तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर सुनीता लड्डा अपनी सेवा दे रहे हैं. अस्पताल के 25 यशस्वी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रिबन काटकर डॉक्टर जुगल किशोर लड्डा व ज्योति लड्डा के हाथों किया गया, जबकि दीप प्रज्वलन प्रेम किशोर लड्डा, अरुण लड्डा, जयप्रकाश चांडक, बीना चांडक के हाथों किया गया. इस अवसर पर डॉक्टर कमल किशोर लड्डा, डॉक्टर सुनीता लड्डा, चंद्रप्रकाश लड्डा, आरती लड्डा, ठाकुरदास राठी आदि मान्यवर, परिचित तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे. 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आयोजित भव्य रोग निदान शिविर में आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें विविध तज्ञ डॉक्टरों से जांच, ECG, शुगर की जांच, HbA1c, यूरोप्लोमेट्री अर्थात पेशाब के धार की जांच, PSA अर्थात प्रोटेस्ट ग्रंथि की जांच निःशुल्क की जाएगी. वही अल्प दरों पर एक्सरे, सोनोग्राफी, रक्त जांच तथा आवश्यक मरीजों पर ऑपरेशन किया जाएगा. इस भव्य रोग निदान शिविर के लिए केवल 50 रुपये पंजीयन शुल्क लिया जाएगा. मरीजों को मुफ्त में हेल्थ किट का वितरण किया जाएगा. आज इस हेल्थ किट का उपस्थित मान्यवरों के हाथों अनावरण किया गया. अत्यंत वाजिब दाम पर इस शिविर में आने वाले मरीजों पर उपचार किया जाएगा, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज ले ऐसा आह्वान राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है.
राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तापड़िया नगर से मैं डॉक्टर सुनीता लड्ढा। आज हम इस हॉस्पिटल के 25 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रहे हैं और मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आप किस तरह की स्वास्थ्य सेवा पसंद करेंगे, जहाँ आपको आपका विश्वास हो, जहाँ आपको समर्पण पूर्ण सेवा मिले, है ना। और इसी ध्येय के साथ, सेवा, विश्वास और समर्पण के ध्येय के साथ हमने राधा स्मृति हॉस्पिटल की स्थापना की थी सन 1999 में। और आप सबके सहयोग से, पेशेंट्स के खुश रहने से हमारी स्वास्थ्य सेवा का हजारों लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया और हम आज यहाँ पहुँचे हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी इस सेवा की धरोहर को अब हमारी भावी पीढ़ी आगे ले जा रही है। और इस अवसर पे मैं अपने सभी भावी पीढ़ियों के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबसे अपेक्षा करती हूँ अपना सहकार्य इस हॉस्पिटल के लिए बनाए रखें और अधिक से अधिक हमारी सेवाओं का लाभ उठाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जुगल किशोर लड्ढा। मैं बतौर यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट राधा स्मृति हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लेज़र यूरोलॉजी मतलब लेज़र द्वारा स्टोन का ऑपरेशन और दूरबीन द्वारा पथरी का सारे ऑपरेशन, पुरुष ग्रंथि के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। और बहुत ही खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे इस हॉस्पिटल को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये आप जल्द से जल्द हमारे होने वाले जो 7 दिवसीय मुफ्त रोग निदान शिविर है उसका लाभ उठाएं। नमस्कार, राधा स्मृति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तापड़िया नगर अकोला से मैं डॉक्टर उदित लड्ढा। हमारे हॉस्पिटल को 25 वर्ष रुग्ण सेवा में पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने 6 अप्रैल से 12 अप्रैल रोज़ सुबह 11 से 4 बजे एक भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में बहुत सारे तज्ञ डॉक्टर जैसे हृदय रोग, मधुमेह तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, नेत्र रोग, मूत्र रोग और अस्थि रोग तज्ञ डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। इस शिविर में कई सारी रक्त जांच व ईसीजी और अन्य कई जांचें हम लोग फ्री देंगे। इसके अलावा बाकी सभी जांचों पर भारी छूट रहेगी। अन्य जांचें जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको पर भी छूट रहेंगी और जिन पेशेंट्स को इस शिविर में ऑपरेशन की ज़रूरत पाई जाती है उन्हें भी खूब कम दर में ऑपरेशन किया जाएगा। तो हम आपका राधा स्मृति हॉस्पिटल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। वाशिम में गैस की कमी के विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी आक्रामक हो गई है। आज वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चूल्हे पर खाना बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र जनता को कब मिलेगा सिलेंडर जैसे नारे लगाकर सरकार की आलोचना की। फिलहाल गैस की बढ़ती कमी के कारण आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। होटल, चाय की दुकानें और छोटे कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। इस बीच अकोला में गैस के लिए लाइन में खड़े रहने के दौरान शंकरराव शिरसाट नामक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि अमरावती में भी गैस लेते समय एक युवक की मौत हो गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गैस की बनावटी कमी रोकने, कालाबाजारी रोकने, सिलेंडर का वितरण सुचारू करना, केवाईसी शर्तों में ढील देने और उज्ज्वला स्कीम का ऑडिट करने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चूल्हे पर खाना बनाकर किया गया वंचित का यह आंदोलन शहर में चर्चा का विषय रहा। आपण बघतो आहे गेल्या 2 महिन्यापासून भारतामध्ये सिलेंडरचा तुटवडा भासत आहे। याला कारण म्हणजे आपल्या मोदी सरकारचं परराष्ट्रीय धोरण आहे आणि त्यामुळे आम्हाला सिलेंडरची कमतरता भासत आहे आणि आम्ही आज या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी आणि वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी चूल पेटवून
एक भाकरी बनवलेली आहे आणि ही भाकरी आम्ही कलेक्टर साहेबांना आणि तहसीलदार साहेबांना देणार आहोत. कारण सिलेंडरचा हा नियमित पुरवठा होण्यासाठी आणि आमचा जे अट केलेली आहे 25 दिवसानंतर सिलेंडर मिळणार, ती अट शिथिल करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे. चूल पेटवून आम्ही या ठिकाणी भाकरी बनवलेल्या आहे आणि सगळ्यात जास्त या चुलीच्या झळा आमच्या महिलांना पोहोचत आहे आणि म्हणूनच आम्ही महिला आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करू आणि याच्यानंतरही जर आम्हाला सिलेंडर मिळत नसेल तर पुढचं आम्ही कठोर पाऊल उचलू. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडी यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही कठोर पाऊल उचलू. रिसोड शहर के लोनी मार्ग पर SIR मैपिंग कर रहे एक BLO पर हुए हमले के मामले ने एक अलग मोड़ लिया है. BLO की शिकायत के बाद उसके खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है. इससे परिसर में हलचल मच गई है. SIR मैपिंग कर रहे BLO नवनाथ पांडुरंग बोंडे पर रिसोड शहर के लोनी मार्ग पर 3 अज्ञात आरोपियों ने हमला किया था. BLO नवनाथ बोंडे शिक्षक है. इस घटना के कारण शिक्षा क्षेत्र में हलचल मच गई थी. SIR मैपिंग करने वाले अन्य BLO में भय व्याप्त हुआ था. रिसोड पुलिस थाने में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. तब रिसोड शहर की एक पीड़ित युवती ने रिसोड पुलिस थाने में फरियाद दर्ज करते हुए बताया कि उसे मैपिंग का काम होने से उसने 28 मार्च को नवनाथ बोंडे से संपर्क किया. बोंडे ने उसे व्हाट्सएप पर अपनी चुनावी पहचान पत्र डालने को कहा, जो कि फोन पर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपके घर आता हूँ. BLO नवनाथ बोंडे ने पीड़ित युवती के साथ व्हाट्सएप पर अश्लील बातचीत और चैटिंग भी की, ऐसे शिकायत में कहा गया. मामले में रिसोड पुलिस ने युवती की शिकायत पर छेड़खानी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा इसकी जांच कर रही है. ऐसी जानकारी वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई. पोलीस स्टेशन रिसोड हद्दीत 3 एप्रिलला आपल्याला एका बूथ लेवल ऑफिसरनी कंप्लेंट दिली की त्याला निवडणुकीचे कामकाज करत असताना 3 अज्ञात इसमांनी त्याला मारहाण केली. रात्री उशिरा का मेसेज करतो या कारणावरून मारहाण केली आणि तिथून ते फरार झाले. तर त्यांचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु त्याच वेळेला एक 21 वर्षीय महिला येऊन तिने सुद्धा कंप्लेंट दिली की हाच BLO यांनी मला रात्री उशिराने मेसेजेस करणे, व्हॉट्सॲप करणे, आईवडिलांचे नाव मतदार यादीत सामावून घेतो या कारणावरून इतर मागण्या करणे, असं म्हणून विनयभंग केला, असा गुन्हा दाखल केलेला आहे. तर ह्या दोन्ही गुन्ह्यातला तपास सध्या रिसोड पोलीस स्टेशनला 2 वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेला आहे आणि दोन्ही फिर्यादीतील सत्यता आपण व्हेरीफाय करून त्याच्यात चार्जशीट लवकरात लवकर करणार आहोत. बार्शी टकली के प्राचीन खोलेश्वर महादेव हेमाड़पंथी मंदिर में यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है. महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं. यात्रा के दौरान 15 से 20 क्विंटल महाप्रसाद बांटा गया. यह इलाके में अत्यंत जागरूक देवस्थान के रूप में मशहूर है. बार्शी टकली के प्रसिद्ध खोलेश्वर मंदिर के सामने कालंका देवी माता का प्राचीन मंदिर है. श्री खोलेश्वर और कालंका माता के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं. बार्शी टकली पर टाकलीकर घराने का राज था. टाकलीकर का घोड़ा शांत नहीं रहता था, लेकिन गजानन महाराज ने घोड़े को शांत कर दिया था. इसका उल्लेख गजानन महाराज विजय ग्रंथ में भी आता है. चैत्र नवरात्र के दौरान भक्त कालंका माता के दर्शन करते हैं. यहाँ की यात्रा की एक प्राचीन परंपरा है. यात्रा में कई दुकानें लगाई जाती हैं और दुकानों में अलग अलग मूर्तियां और खेती उपयोगी तथा संसार उपयोगी साहित्य की बड़े प्रमाण में बिक्री होती है. यात्रा में आने वाले सैकड़ों नागरिक दर्शन के साथ साथ खरीदारी का आनंद भी लेते हैं. इस यात्रा के दौरान विधायक हरीश पिंपले दर्शन के लिए आए थे. उन्होंने भी भक्तों के साथ प्रसाद लिया. यात्रा के चलते पूरे मंदिर परिसर में महिला भक्तों ने आकर्षक रंगोलियां निकाली थी. सभी भक्तों ने कतार में खड़े रहकर अनुशासित तरीके से महाप्रसाद लिया. महाप्रसाद खत्म होने के बाद शाम के समय बारिश ने जोरदार उपस्थिति दर्ज की, जिससे यात्रा में आए लोग और व्यवसायियों में भगदड़ मच गई थी. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी बार्शी टाकडीचं आराध्य दैवत कोलेश्वर भगवान व गोविंद महाराज टाकडीकर ज्यांचा उल्लेख गजानन महाराजांच्या पोथीमध्ये आहे. टाकडीकर हरिदासाचा घोडा अति दानपणा साचा हरला तसा दानपणा क्षणात घोडा आज्ञे वागला तो सर्वांनी पाहिला असे टाकडीकर महाराज ज्यांचा घोडा गजानन महाराजांनी शांत केला होता. अशा टाकडीकर महाराजांची पुण्यतिथी
आणि देवादिदेव महादेव खोलेश्वर भगवान यांची भवयात्रा महाप्रसाद या कार्यक्रमानिमित्त या संस्थांचे अध्यक्ष मान्य पाटील साहेब आणि उपस्थित सगळे भाविक भक्ताच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं इथं 20 क्विंटलचा महाप्रसाद आयोजित करण्यात आलेला आहे। टाकळीकर महाराजांच्या पुण्यतिथी निमित्त कीर्तनाचा कार्यक्रम झालेला है आणि दहीहंडीचा सुद्धा कार्यक्रम झाला है। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले शिवसेना वसाहत में एक आरोपी द्वारा मधुकर राव गंगाने नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना के कारण शिवसेना वसाहत परिसर में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुकर राव गंगाने जिस परिसर में रहते हैं उस शिवसेना वसाहत परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने धारदार शस्त्र से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मधुकर राव गंगाने को तुरंत परिसर के नागरिक सर्वोपचार अस्पताल उपचार हेतु लेकर आए, जहां उन पर उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुराना शहर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह अज्ञात हमलावर कौन व हमले के पीछे उसका मकसद क्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। परिसर के नागरिकों से भी पुलिस जानकारी ले रही है। घटना को लेकर घायल मधुकर राव गंगाने के परिचित ने जानकारी दी। मित्र नीरज गंगाने काम से आ रहे थे। काम से आते समय उनके किसी में कामकाज के 60-70 हज़ार रुपये थे। गबलती में आके आरोपी ने उनके पीठ में पीछे से चाकू मारा, इसलिए उनको हम तुरंत दोस्तों मित्रों ने मेन हॉस्पिटल में दाखिल किया। अभी उनकी प्रोसेस जारी है और रिपोर्ट अभी नीरज बाबू ने दे दिया है, तो आगे की जांच ये पुलिस कर्मचारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को 75 दिन शेष है। योग का प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य से आयुष मंत्रालय की ओर से 7 अप्रैल को योग महोत्सव का आयोजन लोनार में किया जाएगा। योग साधना में नागरिकों को शामिल होने का आह्वान केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने पत्रकार परिषद में किया। योग साधना भारतीय संस्कृति की प्राचीन तथा महान परंपरा है, जो सिर्फ शारीरिक व्यायाम न होकर शरीर, मन तथा आत्मा के सुसंवाद साधने वाली एक जीवन शैली है, जिस कारण जागतिक स्तर पर योग साधना का स्वीकार किया जा रहा है। भारतीय योग साधना को विश्व स्तर पर पहुंचकर भारतीय योग साधना के माध्यम से विश्व कल्याण हो, इस दृष्टिकोण से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2014 में हुई संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के तौर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसलिए योग महोत्सव कार्यक्रम 7 अप्रैल को बुल्ढाना जिले के लोनार में छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में आयोजित किया गया है। योग साधना में 7,000 से अधिक योग साधक शामिल होंगे। यह जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी। योग साधना में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, योग विद्या, गुरुकुल क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, लोनार महिला बचत गुट, छात्र एवं आयुष संस्था के कर्मचारी शामिल होंगे। ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी। जे त्रिकोणासन आपण ज्याला म्हणतो त्याचं आशिया बुकमध्ये त्याची नोंद त्या ठिकाणी होणार आहे की एकाच वेळेस 7,000पेक्षा जास्त लोक एकाच ठिकाणी येऊन ते त्रिकोणासन करणार आहे। योग म्हणजे हे फक्त ही साधना नाही, तर एक भारतीय संस्कृतीतील एक प्राचीन आणि महान एक आपली परंपरा आहे। आपल्या ऋषीमुनींचं हे संशोधन आहे। ते फक्त काही शरीरालाच व्यायाम देत नाही किंवा शरीराचा व्यायाम नसून मन आणि आत्मा यांच्यात सुसंवाद साधणारी एक जीवनशैली है योग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।